मटन की सब्जी। संजू अपने माता पिता व बहन के साथ चंद्रपुर शहर में रहता था। वह बहुत ही शैतान लड़का था। उसे शरारतों के अलावा मटन खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन संजू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी, आज भी क्या तुमने मटन की सब्जी बनाई है? नहीं बेटा, आज मैंने पनीर बनाया है। नहीं, मुझे तो मटन ही खाना है, बना दो ना। और संजू मम्मी से मटन की सब्जी बनाने की जिद करने लगा। तभी दोनों की बातें सुनकर संजू के पिताजी वहां आ जाते हैं। पापा, आप मम्मी से कहो ना आज मटन की सब्जी बनाए, मुझे वही अच्छी लगती है, मैं वही खाऊंगा बस। नहीं संजू बेटा, आपकी मम्मी ठीक कहती हैं। रोज रोज मटन खाना ठीक नहीं है। कभी हमें शाकाहारी सब्जी और साग भी खाना चाहिए। और आज तो आपकी मम्मी ने पनीर बनाया है, आज पनीर खा लो, कल मटन बना देंगे। नहीं, मुझे तो मटन ही खाना है, बना दो ना। अभी वह लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक संजू के दादाजी जो गांव में रहते हैं वह आ जाते हैं। उन्हें देखकर संजू के पापा कहते हैं, पिताजी प्रणाम, आप अचानक कैसे आ गए? सब कुशल तो है ना? प्रणाम पिताजी, कैसी तबीयत है आपकी? आज कैसे आना हुआ? अब कुछ दिन आप हमारे पास ही रुक जाइए। खुश रहो बच्चों, मैं तो शहर फसल बेचने आया था, सोचा तुम्हारा हालचाल ही पूछाऊं। लेकिन आज रात तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि अब काफी देर हो गई है। दादाजी कैसे हो आप? क्या है इस डब्बे में? क्या लाए हो मेरे लिए? जल्दी बताओ ना। अरे मेरा प्यारा पोता संजू, कैसे हो बेटा? आओ आओ मेरे गले लग जाओ। देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? जल्दी बताओ। आज मैं गांव से तुम्हारे लिए ताजा मटन लाया हूँ। लो बेटी, ये मटन लो, आज बढ़िया सी मटन की सब्जी बना के खिला दो। अरे वाह, आप बहुत अच्छे हैं दादाजी। मैं तो कब से मम्मी को कह रहा था, इन्होंने कल भी मटन की सब्जी बनाई थी, आज फिर मुझे मटन खाने को मिलेगा। ये मजा आ गया, आप बहुत अच्छे हैं। और इस तरह संजू की मटन की सब्जी खाने की इच्छा पूरी हो गई और संजू के मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इसीलिए कहते हैं बच्चों में भगवान वास करते हैं। बच्चे सच्चे दिल से जो मांगे वो उन्हें मिल ही जाता है। सीता की पानी पूरी मेहनत। अरे भैया, सुनो एक कहानी हमारे ही जैसे एक छोटे से गांव की। गांव के कोने में कच्ची सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगता था और उस ठेले पर मिलती थी ऐसी चटपटी पानी पूरी कि खा के मजा आ जाए। उस ठेले को चलाती थी हमारी सीता। उम्र होगी कोई 30 साल, पर जिम्मेदारियों का बोझ उससे कहीं ज्यादा। पति तो सालों पहले गुजर गया, घर की सारी जिम्मेदारी अकेली सीता के कंधे पर आ गई। लेकिन हिम्मत देखो उसकी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, आटा गूंथती, आलू उबालती और अपने हाथों से बनाती वो खास खट्टा मीठा पानी, ऐसा स्वाद कि जो एक बार खा ले बार बार वहीं आए। धीरे धीरे पूरे गांव में नाम हो गया सीता की पानी पूरी। पर भाई, जिंदगी में सब कुछ आसान थोड़ी ना होता है। एक दिन गांव में एक नया ठेला आ गया, बड़ा सा, चमचमाता हुआ, लाइट वाइट सब लगा के, ऊपर से सस्ती पानी पूरी। लोग भी खिंच गए उधर। अब सीता के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। एक दिन पड़ोस वाली बोली, अरे सीता, तू भी सस्ता बेच दे, वरना ग्राहक चले जाएंगे। नहीं बहन, मैं अपने स्वाद और ईमानदारी से समझौता नहीं कर सकती। और बस वो अपनी मेहनत में लगी रही। साफ सफाई, अच्छा सामान और हर ग्राहक को इज्जत। कुछ दिन बीते, लोगों को फर्क समझ आने लगा। नए ठेले की पानी पूरी सस्ती तो थी, पर साफ नहीं। कई लोग बीमार भी पड़ गए। फिर क्या था, एक एक करके लोग वापस आने लगे। सीता दीदी, आपकी पानी पूरी जैसा स्वाद कहीं नहीं। और देखते ही देखते सीता का ठेला फिर से चल पड़ा, पहले से भी ज्यादा। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे पता था सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। सीख भैया, दिखावे की चमक ज्यादा दिन नहीं टिकती, पर सच्ची मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। गरीब औरत की मछली करी। एक छोटे से समुद्री गांव में सीता नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी।
उसका पति रामू 32 साल का रोज समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता था। उनका छोटा सा घर था, फूटा हुआ छप्पर और बहुत कम सामान। लेकिन एक चीज थी जो पूरे गांव में मशहूर थी, सीता की बनाई हुई मछली करी। जब भी सीता मछली पकाती, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। लोग कहते थे, सीता की मछली करी में कुछ तो जादू है। लेकिन उसी गांव में कुछ अमीर लोग भी रहते थे। वे हमेशा गरीबों को नीचा दिखाते थे। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव रखा गया। अमीर लोगों ने फैसला किया कि सबसे स्वादिष्ट मछली करी बनाने की प्रतियोगिता होगी। उन्होंने शहर से बड़े बड़े शेफ बुलाए। महंगे मसाले, चमकदार बर्तन और दिखावे की कोई कमी नहीं थी। जब यहाँ खबर सीता तक पहुंची तो रामू ने कहा, सीता, हम गरीब लोग हैं, वहां अमीरों के बीच जाने से क्या फायदा। सीता मुस्कुराई और बोली, खाना अमीरी से नहीं, दिल से स्वादिष्ट बनता है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। अमीर शेफों ने बड़ी बड़ी डिशें बनाई। कोई विदेशी मसाले डाल रहा था, कोई खास सॉस। और तभी सीता अपने पुराने मिट्टी के बर्तन में साधारण सी मछली करी लेकर पहुंची। अमीर लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये भी प्रतियोगिता में आई है। इसके पास तो ढंग का बर्तन भी नहीं है। लेकिन जब जजों ने सीता की मछली करी चखी, सब चुप हो गए। एक जज बोला, इतना गहरा स्वाद, इतनी सादगी, ये करी दिल को छू रही है। कुछ ही देर में परिणाम आया। पहला इनाम सीता की मछली करी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जो अमीर लोग पहले हंस रहे थे, वही अब शर्म से सिर झुका रहे थे। सीता ने इनाम लेते हुए बस इतना कहा, स्वाद मसालों में नहीं, मेहनत और सच्चे दिल में होता है। उस दिन गांव के अमीरों को समझ आ गया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, घमंड इंसान को छोटा बना देता है। रामू पकौड़े वाले की सफलता। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे अक्सर एक लड़का बैठा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की उम्र 26 साल थी, लेकिन पूरे गांव में उसकी एक ही पहचान थी, निकम्मा। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर हंसते थे। अरे देखो देखो, रामू फिर पेड़ के नीचे बैठा है। इससे कुछ काम नहीं होगा, पूरा दिन ऐसे ही गुजार देता है। रामू चुपचाप सब सुनता, लेकिन कुछ बोलता नहीं। घर में भी हालत अलग नहीं थी। रामू, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? 26 साल का हो गया है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं कमाता। रामू का दिल टूट जाता और वो फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। लेकिन कभी-कभी जिंदगी अचानक बदल जाती है। एक दिन गांव के रास्ते से एक महंगी कार गुजर रही थी। अचानक धड़ाम, कार खराब हो गई। ड्राइवर कार ठीक करने लगा। कार में बैठे अमीर आदमी ने इधर-उधर देखा और उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे रामू पर पड़ी। अरे भाई, इधर आओ। रामू धीरे-धीरे उनके पास आया। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ आसपास खाने को कुछ मिल सकता है? रामू ने थोड़ा सोचा। उसे याद आया, शामू चाचा के पकौड़े। साहब, यहाँ शामू चाचा के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े मिलते हैं। मैं अभी लेकर आता हूँ। रामू दौड़ता हुआ शामू चाचा के घर पहुंचा। शामू चाचा, जल्दी पकौड़े दीजिए, एक बड़े साहब को चाहिए। शामू चाचा ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। रामू उन्हें लेकर तुरंत कार के पास पहुंचा। अमीर आदमी ने एक पकौड़ा खाया और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। उन्होंने जेब से 500 रुपए निकाले। ये लो, तुम्हारे लिए। रामू हैरान रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार खुशी की चमक आई। उसी समय रामू के मन में एक विचार आया। वो तुरंत शामू चाचा के पास वापस गया। शामू चाचा, अगर हम मिलकर एक बड़ा पकौड़ा स्टॉल लगाएं तो? लेकिन कैसे? मैं मदद करूंगा। हम इसे साफ सुथरा बनाएंगे, बड़ा बोर्ड लगाएंगे, शामू रामू पकौड़ा हब।
शामू चाचा को ये विचार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों में गांव के बीचों बीच एक साफ सुथरा पकौड़ा स्टॉल बन गया। बड़ा सा बोर्ड लगा था, शामू रामू पकौड़ा हब। धीरे धीरे गांव के लोग वहां आने लगे। अरे ये पकौड़े तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े पूरे इलाके में नहीं मिलते। कुछ ही दिनों में स्टॉल पर भीड़ लगने लगी। रामू और शामू चाचा दिन रात मेहनत करने लगे और देखते ही देखते उनके पास अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन रामू के माता पिता रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्टॉल के सामने बहुत भीड़ है। अरे जानते हो, ये स्टॉल रामू का है। हाँ, रामू और शामू चाचा ने मिलकर शुरू किया है। रामू के माता पिता हैरान रह गए। वे तुरंत स्टॉल के पास पहुंचे और सामने अपने बेटे को काम करते देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामू बेटा। रामू मुड़ा और अपने माता पिता को देखकर भावुक हो गया। माँ, पिताजी, अब मैं बेकार नहीं हूँ। माता पिता ने रामू को गले लगा लिया। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। रामू और शामू चाचा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कहानी की सीख, कभी भी किसी को बेकार समझकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सही मौका और मेहनत जिंदगी बदल सकती है। जादुई बांस का ऑटो। एक छोटे से गांव में रहता था 40 साल का रामू। सादा जीवन, सादा कपड़े और रोज की एक ही जंग, उसका पुराना टूटा फूटा ऑटो। कभी स्टार्ट नहीं, कभी बीच रास्ते बंद, कभी धुआं ही धुआं। चौपाल पर रोज मजाक उड़ता। शामू हंसते हुए बोला, अरे रामू, तेरे ऑटो में बैठो तो घर पहुंचने से पहले भगवान मिल जाएं। इसे चलाना नहीं, धक्का देना कहते हैं। रामू बस मुस्कुराता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे थकान थी। उस रात आसमान के नीचे बैठा रामू बुदबुदाया, बाबूजी कहते थे, बांस तूफान में झुकता है, टूटता नहीं। पर मैं तो हर दिन टूट रहा हूँ। उसी वक्त उसकी नजर पास के बांस के जंगल पर पड़ी। उसे याद आया, बचपन में वो बांस से खिलौने बनाता था और उसके पिता गांव के सबसे अच्छे कारीगर थे। अचानक उसके भीतर कुछ जागा। अगर मेरा ऑटो बार बार धोखा देता है, तो क्यों ना मैं अपना खुद का ऑटो बनाऊं? गांव वाले देखने लगे। अब ये क्या कर रहा है? बांस से ऑटो बनाएगा? हवा चली तो उड़ जाएगा। शामू बोला। रामू पागल हो गया है क्या? रामू ने पहली बार सिर उठाकर कहा, पागल वो नहीं जो नया सोचता है, पागल वो है जो हर बार टूटकर भी वही रास्ता चलता है। दिन बीते, पसीना बहा, हाथ छिल गए। उसने अपने पुराने ऑटो का छोटा इंजन निकाला, अंदर एक हल्का लोहे का ढांचा बनाया और ऊपर से पूरा शरीर बांस का तैयार किया। छत, साइड, सीट सब बांस, मजबूत, हल्का, लचीला। और आखिरकार गांव के बीचों बीच खड़ा था एक अनोखा बांस का ऑटो। पहले दिन जब वो उसे लेकर निकला, पूरा गांव रुक गया। ये सच में चलेगा? कहीं टूट ना जाए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, रामू बेटा, तेरे हाथों में मेहनत है, मैं बैठती हूँ। ऑटो धीरे धीरे चला, ना ज्यादा आवाज ना झटके। अम्मा मुस्कुराईं। अरे ये तो रेशम की तरह चल रहा है। धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगे। फिर आया वो दिन, तेज बारिश, कीचड़ से भरी सड़कें, सारे भारी ऑटो फंस गए। शामू चिल्लाया, अरे कोई निकालो, पहिए धंस गए। तभी दूर से बांस का ऑटो आता दिखा। हल्का होने की वजह से उसका ऑटो कीचड़ में नहीं धंसा। बांस की लचक झटके सोख लेती थी और इंजन पर कम दबाव था। वो आराम से आगे बढ़ गया। शामू सिर झुकाकर बोला, रामू, ये जादू कैसे किया? रामू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। जादू ऑटो में नहीं है, जादू उस सीख में है जो बाबूजी दे गए थे। बांस की तरह बनो, झुको लेकिन टूटो मत, और जब रास्ता साथ ना दे तो अपना रास्ता खुद बना लो। उस दिन के बाद रामू सिर्फ एक ऑटो चालक नहीं रहा, वो गांव का उदाहरण बन गया। लोग समझ गए, समस्या बार बार आए तो शिकायत मत करो, सीख लो, ढल जाओ।
और नया रास्ता बनाओ। सीख, जिंदगी की असली ताकत लोहे जैसी कठोर होने में नहीं, बांस की तरह लचीला होने में है, क्योंकि जो झुकना सीखता है वही आगे बढ़ना भी सीखता है।